Hello everyone, welcome to Food Take for You. Today I will continue the series of 500 MCQs on macro and micronutrients. In previous part, I have covered 45 MCQs and in this part, I would try to cover at least 200 MCQs. So let's get started. Question first, question 45. As per FSS regulation, which form of vitamin D is permitted as fortificant? देखो, जो विटामिन डी है वो एज अ फोर्टिफिकेंट हम यूज करते हैं। ठीक, माइक्रोन्यूट्रिएंट है विटामिन डी। और विटामिन डी का कौन सा फॉर्म, D2 या D3 या D1, कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसको एक फोर्टिफिकेंट की तरह यूज किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोलेकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। दोनों ही फॉर्म को यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ प्लांट सोर्स से जो हमको मिलता है D2 और D3। ठीक है, D2 क्या है? एर्गोकैल्सिफेरॉल। और D3 क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। ये दोनों जब हमको प्लांट सोर्स से मिलते हैं तो ही उसको हम एज अ फोर्टिफिकेंट यूज कर सकते हैं एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट डज फ्लेवर रिवर्जन प्राइमरीली सिग्निफाई इन फैट्स एंड ऑयल्स? देखो, जो फ्लेवर रिवर्जन होता है वो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी तो नहीं होता। ठीक है, रेंसिडिटी की पहले फ्लेवर रिवर्जन होता है। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो चाहे हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी हो, उसके पहले क्या होता है? फ्लेवर रिवर्जन होता है। और फ्लेवर रिवर्जन में एक्चुअली क्या होता है? तो अनप्लीजेंट टेस्ट जो है वो डेवलप होता है, ऑफ फ्लेवर डेवलप होता है। मतलब आंसर हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ एन अनप्लीजेंट टेस्ट बिफोर द ट्रू रेंसिडिटी अकर्स। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखो, जो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होती है उसमें क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। वहीं पे जब हम फ्लेवर रिवर्जन की बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है किसका? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। इसीलिए ये पूरे तरीके से रेंसिडिटी भी नहीं होती, लेकिन बस ऑक्सीडेशन हुआ रहता है जिसके कारण टेस्ट चेंज हो जाता है। ऑफ फ्लेवर, बीनी फ्लेवर, ग्रासी फ्लेवर डेवलप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच फैट और ऑयल इज पर्टिकुलरली मोर प्रोन टू फ्लेवर रिवर्जन? देखो, फ्लेवर रिवर्जन जो है मेनली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होता है। ठीक, बटर में ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। कोकोनट ऑयल में भी ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ओलिव ऑयल में क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक, वहीं पे हम जब सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं तो इसमें लिनोलेनिक एसिड होता है जो कि एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और जो लिनोलेनिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है फ्लेवर रिवर्जन से। ठीक है, ये बात याद रखना। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि फ्लेवर रिवर्जन किस ऑयल का ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि किस ऑयल का फ्लेवर रिवर्जन होगा? तो इसमें आ जाएगा आंसर सोयाबीन ऑयल। ठीक है, और वहीं पे दूसरा केस ये हो सकता है कि कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर रिवर्जन होता है, जिसका सबसे ज़्यादा फ्लेवर रिवर्जन होता है। तो आंसर हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, और याद रखना लिनोलेनिक है, लिनोलेइक नहीं है। ठीक, और लिनोलेनिक एसिड में कितनी डबल बॉन्ड्स होती है? तो 3 डबल बॉन्ड होती है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आगे शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ठीक। नेक्स्ट, which type of fatty acid is most associated with susceptibility to flavor reversion in fats and oils?
आंसर हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड, मतलब डी। लिनोलेइक का भी होता है फ्लेवर रिवर्जन, लेकिन एज कंपेयर टू लिनोलेनिक एसिड कम होता है, ठीक है। और ओलेइक एसिड एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक। और ओलेइक एसिड जो है वो किस में ज़्यादा होता है, तो अभी हमने देखे थे ओलिव ऑयल जो होता है उसमें ओलेइक एसिड काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट, which of the following vitamin is synthesized in our body by the action of sunlight on the skin? अच्छा, कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है हमारी स्किन में, जब सनलाइट हमारी स्किन में पड़ती है तो कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है, तो आंसर है विटामिन डी। बहुत इजी है। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। देखो, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि हमारी स्किन में ऐसा कौन सा विटामिन D3 का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट पड़ने पर D3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। हमारी स्किन में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट पड़ने पर D3 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, विटामिन डी का बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आंसर हो जाएगा कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल जो है वो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। वहीं पे हम देखते हैं जो D2 और D3 है, D2 क्या है, एर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 क्या है, कोलेकैल्सीफेरॉल। ये दोनों ही बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म नहीं है, ठीक। और कैल्सीट्रायोल जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। और जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में सनलाइट पड़ने पर। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, ठीक है। और बात रही कैल्सीट्रायोल, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, ठीक है। इसीलिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो आंसर हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म माइक्रोसिटिक एनीमिया इंडिकेट इन रिलेशन टू मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम? A. MCV greater than 100 femtoliters, MCV between 80 to 100 femtoliters, MCV less than 80 femtoliters। आंसर कितना हो जाएगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो MCV होती है वो 80 फेम्टोलीटर्स से कम होती है, ठीक है। चलो माइक्रोसिटिक एनीमिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, MCV लेस देन 80 फेम्टोलीटर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो स्मॉलर होती है देन नॉर्मल। फिर कॉमन कॉजेज क्या हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब देखो आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है तो जो एनीमिया होता है वो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। वैसे ही किसी को अगर थैलेसेमिया है, थैलेसेमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को अफेक्ट करता है, और इस केस में भी जो एनीमिया होता है उसमें भी माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट, what are the causes of microcytic anemia? A. Iron deficiency, B. Thalassemia, C. Copper deficiency, D. All of these। तो आंसर हो जाएगा all of these। आयरन और थैलेसेमिया वाला तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन कॉपर डेफिशिएंसी के कारण भी माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, अच्छा थैलेसेमिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये रेगुलेशन में इंक्लूडेड है। थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों से रिलेटेड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिलेट करते हैं आयरन से, ठीक है। जब हम आयरन को एज अ फोर्टिफिकेंट यूज करते हैं फोर्टिफिकेशन के टाइम पे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक फूड मैन्युफैक्चरर है जो आयरन फोर्टिफाइड फूड बना रहा है, ठीक है। तो जो आयरन फोर्टिफाइड फूड रहेगा उसके पैकेज में
एक हेल्थ वार्निंग दी जानी चाहिए एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस। क्या स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए कि जो थैलेसेमिया जिसको है वो मेडिकल एडवाइस के बाद ही आयरन फोर्टिफाइड फूड को कंज्यूम करें, ठीक है। और जिसको सिकल सेल एनीमिया है वो आयरन फोर्टिफाइड फूड कंज्यूम ना करें। ऐसा एक स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा किसमें, पैकेज में। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बार डाउट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हेल्थ वार्निंग रहेगी? एवरी पैकेज ऑफ फूड फोर्टिफाइड विथ आयरन shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision. ठीक है, थैलेसेमिया वाले मेडिकल सुपरविजन में लेंगे और जिसको सिकल सेल एनीमिया है वो ना कंज्यूम करे आयरन फोर्टिफाइड फूड, यही बेटर है। ठीक है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है पहले, पीवाईक्यू है ये। ठीक, नेक्स्ट, अ डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटमिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? तो आंसर हो जाएगा वाइटमिन ए। नेक्स्ट, विच वाइटमिन डेफिशिएंसी कैन कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसको हम मैक्रोसिटिक एनीमिया भी बोलते हैं। तो ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो B12 की डेफिशिएंसी के कारण भी होता है और फोलेट की डेफिशिएंसी के कारण भी होता है। फोलेट क्या है? B9। तो आंसर क्या हो जाएगा? B12 और B9 दोनों की कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो बोथ A एंड B। ठीक, अच्छा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? एक मैक्रोसिटिक एनीमिया है जिसमें लार्ज रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, और एमसीवी कितनी होती है? ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर्स। ठीक है, और कॉमन कॉजेज क्या हैं? B12 डेफिशिएंसी, B9 डेफिशिएंसी, लीवर डिसीज, एल्कोहल, ठीक है, एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन भी रीजन हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग फूड फोर्टिफाइड विथ आयरन? अभी मैंने आपको बताई थी आयरन फोर्टिफाइड फूड कैन बी कंज्यूम्ड बाय एनीवन विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। पीपल विथ थैलेसेमिया मे टेक इट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये सही स्टेटमेंट है। और इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग दोज विथ सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल गलत। सिकल सेल एनीमिया वाले को ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट ये है, एवरी पैकेज ऑफ फूड फोर्टिफाइड विथ आयरन सेल कैरियर स्टेटमेंट, पीपल विथ थैलेसेमिया मे टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron fortified food products। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स डज ग्लूकोज हैव? ग्लूकोज के टोटल कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? तो आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड? आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। देखो, ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज जो है वो भी मोनोसैकेराइड है, और जो लिग्निन है वो तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। ठीक है, और सेल्यूलोज जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड है। क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लाइकोजन ऑफन रिफर्ड टू एज? आंसर हो जाएगा एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट, वेयर इज ग्लाइकोजन प्रीडोमिनेंटली स्टोर्ड इन द बॉडी? आंसर हो जाएगा लिवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्ट्स द ग्लूकोज यूनिट इन ग्लाइकोजन? तो अल्फा 14 और अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रिप्टोफैन एंड नायासिन? देखो, आंसर हो जाएगा 1 mg ऑफ नायासिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफैन। जो 60 mg ट्रिप्टोफैन है वो कन्वर्ट होता है 1 mg नायासिन में। ठीक है, मतलब ट्रिप्टोफैन से नायासिन अगर बनेगा तो 60 mg ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होगा 1 mg नायासिन में, और नायासिन जो है वो सिंथेसाइज होगा किससे? ट्रिप्टोफैन से। एक ही बात हुई। आगे देखते हैं, What are waxes
प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, जो वैक्सेस होते हैं वो सिंपल लिपिड्स होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फैट्स एंड ऑयल और वैक्सेस, ये तीनों ही सिंपल लिपिड्स में आते हैं। यहाँ पर वैक्सेस की कंपोजिशन पूछी है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, विथ एल्कोहल्स अदर देन ग्लिसरॉल। ठीक है, याद रखना, अदर देन ग्लिसरॉल। लेकिन जब हम फैट और ऑयल की बात करते हैं तो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल, ये केस होता है। लेकिन जब वैक्स की बात होती है तो उसमें ग्लिसरॉल की जगह दूसरा एल्कोहल होगा और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने ये जो नायासिन और ट्रिप्टोफैन वाला बताई थी, इसमें नायासिन क्या है? ये B3 है, वाइटामिन B3, और ट्रिप्टोफैन क्या है? अमीनो एसिड है। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स? देखो, जो फिनाइल एलानिन है ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है, टायरोसिन भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और ट्रिप्टोफैन भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। इसमें से फिनाइल एलानिन जो है ये इसेंशियल अमीनो एसिड भी है। ठीक, एरोमेटिक तो है, साथ में इसेंशियल भी है, और ट्रिप्टोफैन भी इसेंशियल भी है और एरोमेटिक भी है। लेकिन वहीं पे जब हम टायरोसिन की बात करते हैं तो वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक, तो अभी तो एरोमेटिक पूछा है ओनली, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच डेफिशिएंसी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ मरास्मस? देखो, मरास्मस क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है। इसमें मेनली डेफिशिएंसी किसकी होती है? तो एकदम मेन जो डेफिशिएंसी होती है वो कैलोरीज की होती है, मतलब सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है। आंसर हो जाएगा कैलोरीज एंड प्रोटीन। ठीक है। अब थोड़ा सा मरास्मस के बारे में देखते हैं। जो मरास्मस है एक सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जो मैं आपको अभी बता रही थी। ठीक है। ये चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है और एक्सट्रीम वेट लॉस होता है। ठीक है। एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग होती है ड्यू टू सीवियर लैक ऑफ कैलोरीज। ठीक है। और प्रोटीन, दोनों ही अगर डाइट में बहुत कम हो जाता है प्रोटीन और कैलोरी, तो फिर मसल वेस्टिंग होती है, वेट लॉस होता है, और ये एक स्टारवेशन का फॉर्म है। क्या है? स्टारवेशन है, जिसमें क्या होता है, बॉडी क्या करती है, अपनी खुद की ही टिश्यू को कंज्यूम करने लगती है फॉर एनर्जी। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं मैरास्मस और क्वासियोरकॉर में। ठीक है। मैरास्मस जो है इसमें क्या होता है, ज़्यादातर इन्फेंट्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है। अंडर 1 ईयर वाले जो इन्फेंट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं मैरास्मस से, और इस तरीके से बॉडी दिखती है। ठीक है। ओल्ड मैन फेस दिखता है, ओल्ड मैन फेस दिखता है इसमें। लो कैलोरी होती है मैरास्मस में। वहीं पे जब हम देखते हैं क्वासियोरकॉर में, तो चिल्ड्रन को होता है, 1 to 5 ईयर के चिल्ड्रन का केस है ये, और लो प्रोटीन इंटेक के कारण होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्वासियोरकॉर में कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी हो, कैलोरीज की डेफिशिएंसी ना होकर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन मैरास्मस में क्या होता है, कैलोरीज की डेफिशिएंसी ज़्यादातर देखी जाती है, और प्रोटीन की भी, और पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट की एक्चुअली। ठीक है। और इसमें सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन होता है मैरास्मस में। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इस तरीके से फेस दिखता है, और ड्राई हो जाती है स्किन, रिंकल हो जाते हैं, ये सब कंडीशन होती है मैरास्मस में। और क्वासियोरकॉर में क्या होता है, एडीमा देखते हैं हम इसमें, स्वेलिंग देखते हैं, लेग्स वगैरह ये सब में स्वेलिंग हो जाती है। इसमें एक जो मेन, अगर इसमें डिफरेंस देखेंगे तो एडीमा वाला जो मेन डिफरेंस है वो अलग से दिखता है। ठीक है। और
पेंट लाइक स्किन दिखती है, लेथार्जिक हो जाता है चाइल्ड, ठीक है, और पुअर एपेटाइट हो जाता है, ठीक है, और रिडक्शन होता है बॉडी वेट में, और ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है, लेकिन इसमें माइल्ड ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, इसमें सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। ये है डिफरेंस, ठीक। हमने मैरास्मस का देखे थे, स्टर्न ग्रोथ, एक्सट्रीम वेट लॉस, रिंकल, ठीक है, ये सब हो जाएगा और लो एनर्जी लेवल रहेगा। अच्छा, विच एज ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय क्वाशियोरकॉर? अभी मैंने आपको बताई थी कि 1 to 5 ईयर के चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं। वहीं पे अगर ये मरासमस का क्वेश्चन होता तो इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर इसका आंसर होता। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, क्वाशियोरकॉर इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ malnutrition primarily caused by deficiency of protein in diet। ठीक है, डिस्पाइट एडिक्वेट कैलोरी इनटेक। ठीक है, याद रखना कैलोरी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहती है, प्रोटीन की ज़्यादा रहती है। सिम्टम्स क्या हैं? इंक्लूड स्वेलिंग, ठीक है, तो जो कि एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है। मैंने आपको बताई थी कि दोनों में मेन डिफरेंस होता है एडिमा का, स्वेलिंग का, ठीक है। बाकी पर्टिकुलरली इन द लेग्स एंड फीट इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, और स्किन चेंज होती है, हेयर डिस्कलरेशन भी होता है, ठीक है, और ग्रोथ भी कम होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड दैट कंटेन्स एन इंडोल रिंग? ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड है और इंडोल रिंग भी प्रेजेंट है, तो आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ठीक, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मीथियोनिन से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको इनके बारे में डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग सिस्टीन? देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ एन इसेंशियल अमीनो एसिड। नहीं, सिस्टीन एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। नहीं, प्रोटीन अमीनो एसिड को प्राइमरीली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। फिर इट कैन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये बिल्कुल सही बात है। सिस्टीन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ठीक, फिर देखते हैं इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोटीन्स। नहीं, ये एनिमल प्रोटीन्स में बस नहीं ही होता है, दूसरी मतलब प्लांट प्रोटीन में भी पाया जाता है। ठीक है, और आंसर हो गया इट कैन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक, ये एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है सिस्टीन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? चलो, अभी मैंने आपको सिस्टीन का तो बता दी, और आपको फिर उसके साथ में जो पेयर में है वो भी अमीनो एसिड, वो भी एक अमीनो एसिड है, और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी है, मीथियोनिन। ठीक, तो मीथियोनिन और सिस्टीन दोनों ही सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। अच्छा, अभी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हमने मीथियोनिन और सिस्टीन को देख लिया, तो ये तो करेक्ट मैच है। दूसरा देखते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड कंटेन्स एन इंडोल रिंग। ये भी हमने देखे थे कि ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग है और इसेंशियल भी है, तो ये दोनों तो करेक्ट हैं। इमीनो एसिड, प्रोलीन जो है वो इमीनो एसिड है, ये भी करेक्ट है। लेकिन एरोमेटिक अमीनो एसिड में लाइसिन और आर्जिनिन नहीं आता है। एरोमेटिक में आता है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये, और फेनिल एलानिन, ये तीनों ही एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं। और बेसिक अमीनो एसिड में क्या आ जाएगा? लाइसिन और आर्जिनिन। तो अब डिफरेंट अमीनो एसिड्स और उनमें जो स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये सब डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, और ये थोड़े इम्पॉर्टेंट वाले ही हैं, इसलिए ये सब याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स? देखो, जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो सिंपल लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लिपिड्स होते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल लिपिड में क्या आता है? तो फैट, ऑयल और वैक्सेस आते हैं।
वहीं पे कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या आता है, तो फॉस्फोलिपिड वगैरह आते हैं, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड में क्या आता है, तो लेसिथिन और सेफालिन दोनों ही एक फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड को भी हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी नॉर्मल पूछा है सिंपल लिपिड कौन सा है, तो फैट, ऑयल और वैक्सेस होते हैं, ठीक। हम अच्छा, लिपिड्स से रिलेटेड मैं एक लेक्चर वीडियो बना दूंगी आगे। अच्छा, नेक्स्ट, what structural polysaccharide is generally found in the exoskeleton of certain invertebrates like insects and crustaceans? तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड पूछा है जो कि एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा काइटिन, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन? तो आंसर हो जाएगा क्वासियोरकॉर और मैरास्मस, दोनों ही होता है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, आयोडीन नंबर इज डिफाइंड एज, आयोडीन नंबर क्या है, ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, ठीक। आगे देखते हैं, व्हाट डज अ लो आयोडीन नंबर इंडिकेट अबाउट फैट्स एंड ऑयल्स? देखो, अगर आयोडीन नंबर कम है तो इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कम है। अगर आयोडीन नंबर ज़्यादा है किसी फैट और ऑयल का, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ नायासिन कोएंजाइम्स फ्रॉम ट्रिप्टोफैन इज डिपेंडेंट ऑन, आंसर हो जाएगा B6, ठीक है, एक्टिव फॉर्म ऑफ B6 पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड रिच इन विटामिन सी इन कॉपर वेसल? कॉपर वेसल में अगर हम विटामिन सी रिच फूड को प्रिपेयर करते हैं तो क्या होगा? आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज रैपिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर की प्रेजेंस में एस्कॉर्बिक एसिड का ऑक्सीडेशन रैपिड होता है, फास्ट होता है, ठीक। ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉपर वेसल में एस्कॉर्बिक एसिड से रिलेटेड फूड को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा होता है, ऐसे फूड को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड? अब इसमें से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? तो लाइजीन तो है, मिथ्योनिन भी है, ट्रिप्टोफैन भी है, टायरोसिन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, सिस सिस 912 ऑक्टाडेका इनोइक एसिड इज, अब देखो यहाँ पर इनोइक जो लिखा है ना, ये इनोइक, ये बताता है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक। और सिस सिस 912 मतलब 9th पोजीशन में और 12th पोजीशन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो सफिक्स होता है वो एनोइक होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो सफिक्स होता है वो इनोइक होता है, ठीक है। याद रखना, इनोइक जो सफिक्स होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होता है। बाकी सिस सिस 912 ऑक्टा डेका इनोइक एसिड इज अनदर नेम फॉर लिनोलेइक एसिड, और लिनोलेइक एसिड में क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड होती है, ठीक, 9th और 12th पोजीशन में, यहीं पे ये बताया गया है। चलो आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड? अभी मैंने आपको बताई थी, लेसिथिन और सेफालिन दोनों ही फॉस्फोलिपिड है, आंसर है बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। देखो, सिंपल लिपिड में फैट, ऑयल, वैक्सेस हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन, सेफालिन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोलिपिड्स नहीं बताई थी मैंने आपको, ग्लाइकोलिपिड्स में सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स होते हैं, ठीक, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है उसमें लेसिथिन और सेफालिन आता है। वहीं पे जब हम स्पिंगोफॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो उसमें स्फिंगोमाइलिन आता है, ठीक है। तो ये वाला जो मैच है ये गलत है, क्योंकि स्पिंगोफॉस्फोलिपिड यहाँ पर लिखा होता और यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन लिखा होता तो ये करेक्ट होता, और यहाँ पर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड लिखा होता और यहाँ पर लेसिथिन सेफालिन लिखा होता,
तो ये भी सही होता। ठीक है, अब हम ये पूरा रिवाइज कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स। ठीक, आगे देखते हैं पर्पस ऑफ बायल्स टेस्ट। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ बियाल्स टेस्ट। इसको बियाल्स टेस्ट बोलते हैं या बियल टेस्ट बोलते हैं या बायल्स टेस्ट बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं ये नहीं बता सकती, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, बायल्स टेस्ट बियाल्स जो भी है। Next, what is the purpose of reacting the eluted fraction from ion exchange chromatography with ninhydrin reagent? देखो, जो ninhydrin reagent है और ninhydrin test है वो जनरली यूज होता है अमीनो एसिड के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड हम किससे चेक करते हैं? तो ninhydrin टेस्ट से चेक करते हैं। उसमें क्या होता है, जब ninhydrin reagent अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है तो पर्पल कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, वहीं पे हम देखते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या क्या हैं। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम अमीनो एसिड के डिटेक्शन के लिए करते हैं, प्रोटीन के लिए, और ये चार्ज पे बेस्ड क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, नेट चार्ज पे बेस्ड। ठीक है, इसमें साइज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटाते हैं एक ऑप्शन, टू सेपरेट प्रोटीन्स बेस्ड ऑन साइज। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन होता है अमीनो एसिड का, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स इज करेक्ट? ए बोल रहा है कि लिपिड्स आर अ हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। लिपिड्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, फैट एंड ऑयल जो होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये भी करेक्ट है। हेक्सेन हो गया, और हेक्सेन के अलावा बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और इसमें लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लिपिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स नहीं होते हैं। वहीं पे जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं मोनोसैक्राइड्स के, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। ठीक है, और लिपिड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट डज द सैपोनिफिकेशन नंबर इंडिकेट अबाउट फैटी एसिड? सैपोनिफिकेशन नंबर जो है वो क्या बताता है? तो ये बताता है कि फैटी एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर साइज क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर साइज बताता है। ठीक है, मतलब जब हम देखते हैं कि अगर किसी फैटी एसिड का चेन अगर छोटा है तो वो फैटी एसिड उस फैटी एसिड का सैपोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना छोटा फैटी एसिड का चेन होगा उतना ज़्यादा सैपोनिफिकेशन नंबर होगा, मतलब अपोजिट है दोनों एक दूसरे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12? यहाँ पर आंसर हो जाएगा मीट। उसमें भी जैसे बीफ लीवर है वो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन B12 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज कॉम्प्लेक्स लिपिड? जो लेसिथिन है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड है, सेफलिन भी कॉम्प्लेक्स लिपिड है, स्पिंगोमाइलिन भी जो है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड में आता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिराइव्ड लिपिड में आता है। किस में आता है? डिराइव्ड लिपिड में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज ऑफन रिफर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल? आंसर हो जाएगा HDL। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। आगे देखते हैं, सॉल्ट सेल बी फोर्टिफाइड विद आयोडीन। ठीक है, पोटेशियम आयोडेट आयोडीन का फॉर्म है। एट द लेवल ऑफ कितना मतलब ppm में फोर्टिफिकेशन होता है?
तो 15 to 30 ppm. Next, milk when fortified shall be fortified with which of the following micronutrients? अगर मिल्क में हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्टिफिकेंट क्या रहेगा? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए एंड डी. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ आयरन शैल नॉट बी यूज्ड फॉर फोर्टिफिकेशन इन एनी आर्टिकल ऑफ फूड? किस टाइप का आयरन जो है वो फोर्टिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होगा? तो हीम आयरन का जो फॉर्म है वो यूज़ नहीं होता है, बाकी फेरस सल्फेट यूज़ होता है और फेरस फ्यूमारेट भी होता है, ठीक है. नेक्स्ट, मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर अमीनो एसिड्स. ए, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल सही है. हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब HPLC, ये भी सही है. गैस क्रोमेटोग्राफी, ये भी यूज़ होता है. तो ये तीनों ही मेथड यूज़ होती है अमीनो एसिड के एनालिसिस के लिए, ठीक है. तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. नेक्स्ट, मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ सुक्रोज इन मिल्क. देखो, जब सुक्रोज का डिटेक्शन किया जाता है तो उसके लिए सेलीवेनॉफ टेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो है वो क्या है? कीटोस शुगर है, ठीक है. और सेलीवेनॉफ टेस्ट जो है वो किसके लिए है? कीटोस शुगर के लिए है. आगे देखते हैं मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ फैट कंटेंट इन मिल्क. देखो, मिल्क में फैट कंटेंट देखने के लिए जर्बर मेथड भी यूज़ होती है और रोज गोटलैब मेथड भी यूज़ होती है, ठीक है. तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा. नेक्स्ट, मेथड फॉर प्रोटीन एनालिसिस. जेल्डाल मेथड भी यूज़ होती है प्रोटीन एनालिसिस के लिए. फॉलिन्स रिएजेंट भी यूज़ होता है और ड्यूमास मेथड भी यूज़ होती है. ब्यूरेट मेथड भी यूज़ होती है. रेडियो केमिकल मेथड भी यूज़ होती है. तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फाउंड इन एग्स दैट हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो एग में होता है और वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है? तो आंसर हो जाएगा कोनल्ब्यूमिन, ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उसमें वन और मोर डबल बॉन्ड होती है, सबको पता है. इनोइक सफिक्स होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड जो हैं और पाल्मिटोलेइक एसिड और ये सब जो हैं एग्जाम्पल हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, ये भी सही हैं. लेकिन जो लिनोलेनिक एसिड है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड तो है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ में इसमें 3 डबल बॉन्ड भी है, ठीक है. मतलब इस तरीके से याद रखना, हालांकि इसका कोई इससे लेन देन नहीं है. ओमेगा 3 और 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे याद रखना. तो लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 डबल बॉन्ड, और लिनोलेइक एसिड जो है उसमें 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ओमेगा 6 है, ठीक है. इसीलिए एक को याद रखोगे तो दूसरा मतलब अपने आप फिर बचेगा, तो वो उसको आप उसमें डाल सकते हो कि ओमेगा 6 जो है वो लिनोलेइक है और ओमेगा 3 जो है वो लिनोलेनिक है और 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है. तो फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट हो गया. आगे देखते हैं, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड. इसेंशियल फैटी एसिड में लिनोलेइक और लिनोलेनिक फैटी एसिड आता है, ठीक है. और बाकी तो ये इसेंशियल नहीं है, ओलेइक वगैरह. लेकिन ओलेइक जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. आगे देखते हैं, फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी. इसको हम इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, लेकिन उसको हम डाइट में लेते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं, लिनोलेइक एसिड कंटेन्स हाउ मैनी डबल बॉन्ड्स. अभी मैंने बताई थी 2 डबल बॉन्ड, ठीक. आगे देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ EFA रिजल्ट्स इन. EFA क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड. इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? तो टोड स्किन होती है. क्या होती है? टोड स्किन. आगे देखते हैं, अच्छा, फ्राइनोडर्मा भी होता है. डर्मा मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मेनली, ठीक है, ड्राई स्किन वाली. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड. इसेंशियल फैटी एसिड के फंक्शन क्या हैं? तो इसेंशियल फैटी एसिड जो होता है वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल और फंक्शंस में काम आता है, ठीक है. मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिए
रिक्वायर्ड होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये भी इसका फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड सिंथेसिस ऑफ इकोसेनॉइड्स, ये भी सही है। प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सब इसेंशियल फैटी एसिड के फंक्शन हैं, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ फैटी एसिड इज मोर ससेप्टिबल टू रेंसिडिटी। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो रेंसिडिटी के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। वहीं पे जब हम एक और मैंने आपको बताई थी जिसमें ऑफ फ्लेवर होता है लेकिन रेंसिडिटी के पहले होता है, वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें भी आंसर होता है फ्लेवर रिवर्जन। ओके, याद आया। ठीक। फिर अ डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। आंसर हो जाएगा मैंकीज डिसीज। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। ओके, सुक्रोज जो है वो केन शुगर और बीट शुगर बोलते हैं इसको, ठीक है। और लैक्टोज जो है उसको मिल्क शुगर बोलते हैं। माल्टोज जो है वो हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलिसिस है, बिल्कुल सही बात है। और जर्मिनेटिंग सीड्स में माल्टोज होता है। लेकिन ट्री हेलोज जो है वो रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड नहीं है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड है। जैसे ट्री हेलोज और सुक्रोज दोनों ही नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड है। ठीक। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। और बी 1 मतलब थायामीन, बी 1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? लूज गम्स होते हैं और टीथ होते हैं और ब्लीडिंग होती है टीथ में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन बी 3 मतलब नायासिन। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो पेलेग्रा होता है, ठीक है। पेलेग्रा का मतलब सिम्टम क्या है? तो डर्माटाइटिस इसका सिम्टम है, डायरिया है और डिमेंशिया है, ठीक। और हम ये जो 3D यूज कर रहे हैं ना, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, इसको पेलेग्रा के लिए यूज करते हैं। तो ये 3Ds हैं, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ठीक। तो ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? ए का 2, बी का 1, सी का 3, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैच दी फॉलोइंग। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग होती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है। बी 6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो बी 6 की डेफिशिएंसी से होता है डर्माटाइटिस और रेड ग्रीसी स्केली रैश होते हैं, ठीक है। रैशेस हो जाते हैं स्किन में, दाने दाने, ठीक है, रेड कलर के। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमेलेसिया किस में होता है? एडल्ट्स में होता है, ठीक है। और बी 12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो पर्नीसियस एनीमिया होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा? 3 और सी का क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एसोसिएटेड विथ जिंक डेफिशिएंसी। जिंक की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो ग्रोथ रिटार्डेशन, पुअर वुंड हीलिंग होती है, इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एनीमिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और लॉस ऑफ टेस्ट होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, आरडीए पूछा है विटामिन बी 12 की, ठीक है, एडल्ट्स के लिए, ठीक है। व्हाट इज आरडीए फॉर विटामिन बी 12 टू मीट एडल्ट रिक्वायरमेंट्स? तो आंसर हो जाएगा 2.2 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन को रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। और ऑस्टियोमेलेसिया किसको होता है? एडल्ट्स में होता है, ठीक है। दोनों की कंडीशन क्या है? रिकेट्स में क्या होता है?
सॉफ्ट वीक बोन्स हो जाती है, ठीक है, और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती है। ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट्स में होता है, रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है। सिमिलर है रिकेट्स के जैसे ही, सॉफ्ट वीक बोन्स हैं, ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि एक चिल्ड्रन का केस है और दूसरा एडल्ट का केस है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, इसमें डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी होती है, ठीक है, और इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर, मतलब वही बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, देखो, ऑस्टियोमेलेसिया और रिकेट्स में ये नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इस केस में बोन्स थोड़ी सी ऐसी बेंट हो गई है ना, बस। और रिकेट्स में ये देखो बोर्ड लेग्स, यहाँ पर रिकेट्स का ये जो जो सिम्टम है ये सब दिया हुआ है, वीक मसल, वाइड एंकल्स, ये सब, ठीक है। डेंटल प्रॉब्लम भी होती है, और अनयूजुअल कर्व ऑफ स्पाइन, ठीक है, ये सब, और स्कल शेप भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीगमिंग प्रोसेस इन ऑयल रिफाइनिंग? तो आंसर हो जाएगा टू रिमूव फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम क्रूड ऑयल, ठीक। नेक्स्ट, क्रोमियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो डिस्टरबेंस इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।